गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का आपका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। 6 पोषक तत्वों में से तीसरा पोषक तत्व है ये कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, दूसरा पोषक तत्व, क्योंकि प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आहार में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है और उसके द्वारा हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोज भी बोलते हैं। और यह शरीर में वही कार्य करता है जैसे जब रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलते समय इंजन में ईंधन करता है। जैसे अगर हम इंजन में ईंधन नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, वो चलना बंद कर देगा, गतिमान नहीं होगा। तो जब ईंधन जलकर ऊर्जा देता है, जिससे क्या होता है, इंजन गतिमान हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य या कोई भी जीवित सजीव प्राणी जब भोजन ग्रहण करता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त के द्वारा ही वो कार्य करने में सक्षम होता है। अगर हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेंगे तो हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा, हम कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जितने अच्छे तरीके से या फास्ट तरीके से हम कार्य कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल खाने वाले जो हम चीज़ें खाते हैं उसी में नहीं होता, या हमें ही ज़रूरत नहीं होती उसकी। ये बहुत मात्रा में प्रकृति में बहुत तायत में पाया जाता है। पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का एक अनुपम स्रोत हैं। जैसे क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है ये। जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड व पृथ्वी के द्वारा अवशोषित पानी से जब संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और पौधों में जो ये क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। इसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। तो जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व पृथ्वी के द्वारा अवशोषित जो जल होता है, जल से संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और जो ये क्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस कहलाती है यह क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल अनिवार्य होता है ये। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में नहीं हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा संग्रहित होकर किसका रूप ले लेती है, स्टार्च का रूप ले लेती है। तो हम जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उसमें स्टार्च का रूप देखने को मिलता है। जैसे आप फूल फल या जड़ वाली सब्जियां आप लेते हैं तो उसमें भी सरल शर्करा के रूप में होता है पहले वो, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसमें गाढ़ापन आ जाता है और फिर वो सांद्र और ठोस रूप में परिवर्तित होकर स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। जब हम आलू या कोई भी जड़ वाली आप सब्जियां, जैसे आलू है, अरबी है, ये जब आप पकाते हैं, इसमें आप छूते हैं तो काटते समय तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ स्टार्च होता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सीरियल्स का मतलब होता है तृणधान्य भी बोलते हैं उसको, या अनाज। और जड़ वाली सब्जियां के अतिरिक्त चावल, गेहूं, बाजरा, आलू, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत करने में 3 रूप हैं। पहले मोनोसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। फिर जो मोनोसैकेराइड्स है उसको भी 3 रूपों में परिवर्तित बांटा गया है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज। सेकंड आपका डाइसैकेराइड्स, इसको भी 3 भागों में विभक्त किया है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड्स,
पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पेक्टिन। पेक्टिन एक ऐसी चीज होती है, जब आप जेली वगैरह खाते हैं तो ये पेक्टिन से ही बनती है। फलों में या सब्जियों में एक पेक्टिन, अधिकतर फलों में पेक्टिन पाया जाता है। जो छिलके युक्त फल होते हैं जिनको ऐसे ही खाया जाता है, उसमें पेक्टिन पाया जाता है। तो पेक्टिन के द्वारा क्या होता है, हम लोग जैम, जेली बनाने में मेन पेक्टिन का उपयोग हम लोग करते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है। सबसे सरलतम जो इकाई है वो मोनोसैकेराइड्स है। फिर मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत जो 3 कार्बोज का अध्ययन किया जाता है, उसमें आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई है। रासायनिक दृष्टि से चीनी की अपेक्षा कुछ कम मीठा, पानी में घुलनशील और विसारशील होता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अंत में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी मीठा पदार्थ, जैसे आपके अंगूर है, शहद है, गाजर, सलजम, शकरकंद, इन सब में क्या होता है, ग्लूकोज की उपस्थिति होती है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। और ग्लूकोज कब दिया जाता है, आप सबको भी मालूम होगा, जब शरीर दुर्बल हो जाता है या लोग बीमार होते हैं या मूर्छित होने की अवस्था में हम उन्हें तुरंत घोल के, ग्लूकोज का पाउडर जो होता है उसे घोल के तुरंत ग्लास में देते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या है, वो अपनी अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आने लग जाते हैं। सेकंड है आपका फ्रैक्टोज। ग्लूकोज की समान ही ये सरल कार्बोज होता है, परंतु ग्लूकोज से कुछ ही अधिक मीठा होता है। यह ठोस, रवेदार व पानी में घुलनशील होता है। इसको फल शर्करा, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है इसको। इसमें ग्लूकोज के समान ही ये पके फल, पौधों के रस, शहद आदि में मिलता है। जैसे गन्ने की शर्करा में सुक्रोज कहते हैं। जैसे ऊपर क्या था, फलों में जैसे मीठे पके हुए फल में था ना, तो इसमें क्या है, गन्ने का जो शर्करा होती है उसमें उसको सुक्रोज कहा जाता है। और पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। फ्रैक्टोज भी ग्लूकोज की भांति क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। ये सारे रासायनिक नाम हैं आप इसमें। तो कभी कभी एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पूछा जाता है, तो आप ये चार्ट भी बना सकते हैं इसमें। ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड्स का ही एक तीसरा भाग है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ संयुक्त अवस्था में दूध और सब्जियों तथा बीजों के छिलकों में उपस्थित होता है, जो आपका ग्लैक्टोज है। डाइसैकेराइड्स, आपका मोनोसैकेराइड का अर्थ था कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई थी ना, लेकिन डाइसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स को 2 इकाइयों को मिलकर डाइसैकेराइड्स की रचना होती है, और इसलिए इसे दोहरी शर्करा या द्विशर्करा के नाम से या डबल शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। डाइसैकेराइड्स जल में घुलनशील होती है। ये इन कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड की अपेक्षा अधिक मिठास होती है। इसके पार्ट्स क्या थे आपके, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज को गन्ने या चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। माल्टोज, ये अंकुरित अनाजों में माल्टोज, माल्ट युक्त या धान्य या तृणधान्य, दूध आदि में ये पाया जाता है, और इसको जवा शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। जितने भी जो स्तनधारी हैं, दूध देने वाले जो भी होते हैं, चाहे वो एक गर्भवती महिला को भी आप ले लेंगे, धात्री अवस्था की जो महिला होती है, तो उसके मिल्क में भी लैक्टोज उपस्थित होता है। थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? 3 या 3 से अधिक मोनोसैकेराइड्स की इकाई को मिलकर बनता है। डाइसैकेराइड्स क्या था? 2 मोनोसैकेराइड्स को मिलकर बनता था। अब जो पॉलीसैकेराइड्स है वो 3 या 3 से अधिक मोनोसैकेराइड्स की इकाइयों को मिलकर बनता है। जो मोनोसैकेराइड्स, इसके कई प्रकार के मोनोसैकेराइड्स है। उसमें से स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट को संचित कर लेते हैं ये, और ये इसको हम भोजन में पौधों से प्राप्त कर सकते हैं जिनमें अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। पहले ये पानी के रूप में होता है, धीरे धीरे ये गाढ़ा पदार्थ होने के बाद स्टार्च का रूप ले लेता है। फिर एक परिपक्व फल या एक परिपक्व अनाज बन जाता है ये, तो उसके अंदर स्टार्च होता है। सेकंड आपका डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या है? ये पॉलीसैकेराइड की प्रकृति की मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, यह अंकुरित अनाजों में अधिकतम मिलता है। जैसे माल्टोज किस में मिलता है? अंकुरित अनाजों में मिलता है ना। तो वैसे ही डेक्स्ट्रिन भी अंकुरित अनाजों में ही मिलता है, और पाचन क्रिया के अंतर्गत स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में परिवर्तन होता है और उसके बाद माल्टोज में परिवर्तित होता है। थर्ड है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, और शरीर में आवश्यकता से अधिक कार्बोज ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाता है। और ग्लाइकोजन की जो उपस्थिति है वो कहाँ होती है? यकृत और मांसपेशियों में। और यही क्या है? यह ऊर्जा का संचित भंडार है। इसमें जो अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है शरीर में ग्लाइकोजन के द्वारा ही, क्योंकि ग्लाइकोजन विघटित होकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगला है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोज है जो कि अघुलनशील और अपाच्य होता है। यह इनका पेड़ पौधों के लिए वही महत्व होता है जो मानव शरीर के में हड्डियों के लिए होता है। तो जो सेल्यूलोज हैं आपके, ये इन रफेज में पाए जाते हैं। ये सेल्यूलोज साबुत अनाज, दालों, ताजे फल, सब्जियों के रेशों में पाए जाते हैं। जितने भी आपके कड़ी दालें हैं जो छिलके युक्त होती हैं उनमें पाई जाती है। आपकी रफेज सब्जियां जैसे बीन्स वगैरह ले लीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोजिक पदार्थ बोला जाता है उनको, जिसमें रफेज मतलब रेसे होते हैं जिसमें। अगला है आपका पैक्टिन। पैक्टिन मैंने आपको बोला था कि पके हुए फल जैसे सेब, अमरूद, सलजम, इन सब में पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है। मेथी में भी पैक्टिन में, अगर आप कभी मेथी को भिगा के देखेंगे ना, उसे पीसेंगे तो उसमें एक चिपचिपा सा टपकता है, तो वो भी एक पैक्टिन होता है वो भी। इसके पश्चात है आपके कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत या साधन। प्राप्ति के साधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं हम। एक मीठा कार्बोहाइड्रेट जिससे शर्करा बोला जाता है, और दूसरा आपका है फीके कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च बोला जाता है। मीठे कार्बोहाइड्रेट जो हमें शर्करा युक्त पदार्थ किसमें से प्राप्त होते हैं? जैसे शक्कर, शहद, बूरा भी चीनी का ही एक रूप होता है, लेकिन ये बिल्कुल पीसे हुए आटे की तरह दिखता है हमें। चीनी, गुड़, किशमिश, खजूर, अंगूर, खुबानी, जितने भी मीठे फल, सूखे मेवे हैं, इन सब में ये शर्करा युक्त पदार्थ है। और स्टार्च युक्त पदार्थ कौन से? विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें आपकी, अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल हो गया आपका, आटा, मैदा, और दालें सेम, राजमा, मटर, लोबिया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कंदमूल सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी हो गई, जिमीकंद, आपने देखा नहीं होगा, जिमीकंद भी जमीन के अंदर ही होता है। सूखे मेवे, काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट, ये सब स्टार्च युक्त होते हैं। ये कच्चे केले में भी स्टार्च पाया जाता है। ये क्या होते हैं? इसमें स्टार्च होता है लेकिन ये खाने में हमें उतना मीठा नहीं लगता ना जितना शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं। अब आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है और फिर सबसे निम्न किस में होती है। उस सीक्वेंस में मैंने ये कुछ 10 पॉइंट आपको दिए हैं
सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शक्कर, गुड़, शहद में होती है। फिर उससे कम आलू, साबूदाना, उससे कम जितने भी अनाज हैं आपका, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। फिर उससे कम दालों में पाया जाता है। फिर उससे कम आपके सूखे फल, किशमिश, खजूर, अंजीर सब में। फिर उसके बाद 6 पॉइंट सूखे मेवे में पाया जाता है। 7 पॉइंट सोयाबीन, मटर, लोबिया के बीज जो दालें हैं आपकी, खड़ी दालें। 8 अरबी, शकरकंद, जिमीकंद। 9 केला व अन्य मीठे ताजे फल। और सबसे कम जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो साग सब्जियों में पाया जाता है। तो अधिकांश जो भारतीय परिवार हैं वो क्या करते हैं, गेहूं, चावल, आलू तो मुख्य रूप से उनके पास होता ही है ना, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो वो लेते ही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लें, क्योंकि अधिक कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए उचित नहीं होता है। तो अपनी एज, अपनी बॉडी, अपनी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, और हम अधिक क्रियाशील हैं, मध्यम क्रियाशील हैं या कम क्रियाशील हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। ICMR और FAO और WHO के द्वारा प्रस्तावित आहारी एवं पोषकीय आवश्यकताओं की तालिका भी होती है, बनाई गई है। तो उसके द्वारा ही हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें आलू पसंद है तो हम बस रोज आलू ही खा रहे, पूरे दिन भर आलू खा रहे हैं, आलू का ये, ऐसा नहीं होता। लेकिन अपने बॉडी वेट, अपने कार्य क्षमता के अनुसार लेना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता अगर हम लेंगे तो उससे हमें कई प्रकार के रोग, ओबेसिटी अर्थात मोटापा हो जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है अर्थात डायबिटीज हो जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल और उसके रेगुलेशन में परेशानी आ जाती है। अब है कार्बोहाइड्रेट के कार्य की कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, नाड़ी संस्थान की रक्षा, नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम और कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज को ईंधन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और हमारी अनियमित संवेदना को जगाता है ये और क्या करता है, तीसरा प्रोटीन को कार्य करने में सहायता देता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य प्रोटीन की बचत करना भी होता है। इसके अलावा वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाने में सहायक होता है। जब हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो वसा का ऑक्सीकरण सामान्य रूप से नहीं हो पाता। तब शरीर में जो कीटोन बॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्या होती है, शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालती है। और हम क्या करते हैं, थकान और बेचैनी का अनुभव करते हैं। तो वसा के ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होती है। अगर वसा की ही मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगी तब हम ज़्यादा, जैसे कभी आप लोग अधिक तेल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, पूरी अधिक तो होता है ना उसमें पूरे दिन अजीब सा, तो ये इसी कारण होता है। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायक। अभी आप नेक्स्ट में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो एक उनमें से विटामिन बी है, बी। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भी सहायक होता है, जो हमारे भूख को बढ़ाने में सहायक करती है हमें। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है ये। लैक्टोज की उपस्थिति में आंतरिक जो कोशिकाएं होती है उसमें कैल्शियम के अवशोषण की मात्रा या क्षमता बढ़ जाती है। अनेक गंभीर रोगों से भी हमारी ये सुरक्षा करता है। अगर रफेज युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन हम करते हैं इसमें, तो ये हमारे पित्त अम्लों को अवशोषित कोलेस्ट्रॉल से मुक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती तो बीमार प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसको भी क्या करता है, ये ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखना। कार्बोज का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके बिना हमारे शरीर की गतिविधियां रुक सकती हैं, हम कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाएंगे।
और लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट अपनी क्षमता से अधिक लेते हैं तो हमें कई बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। थैंक यू।